Hello and Namaskar, I am Rakhi Bakshi. Welcome to this very special show where we are talking to some of these very important civil servants who got awarded this time. This was PM's Award for Excellence in Public Administration 2021, and we are talking to them to understand as to what is it that is leading the governance model in India. Right now we have a very special guest with us, Mr. Hukum Singh Meena ji. He is Additional Secretary Land Resources Department, Government of India. He has also got this award and we congratulate him, of course, but we are also going to talk to him about all the innovative methods which he has created and deserved this award. So now we start this conversation and welcome him. हुकुम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू में हमारे साथ IAPM में आने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस बात के लिए भी कि जिस चीज़ के लिए आपको ये अवार्ड मिला, जिस सब्जेक्ट के लिए, वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि ग्रामीणों का ये देश गाँवों का देश है और उसमें अगर लैंड रिकॉर्ड्स को हम अच्छा कर पाए, जिसमें आपने बहुत बेहतर काम किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत पाथ ब्रेकिंग है। क्या आप बताना चाहेंगे पहले कि किस तरह का काम हो? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आपने मौका दिया, और निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने इनोवेशन किए हैं, नवोचार किए हैं, वो लोगों तक पहुँचेगा आपके माध्यम से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इनोवेशन और ये जो नया सिस्टम रजिस्ट्रेशन प्रणाली में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, वो कैसे उत्पन्न हुआ। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया का विजन था, वन नेशन वन सॉफ्टवेयर, और लोगों में कैसे पारदर्शिता हो और हमारे अधिकारी जवाबदेह कैसे हो, उससे प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने ये सोचा कि जो आम लोगों के काम की चीज़ है, हर एक आदमी को अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन का आदान प्रदान करना पड़ता है। और ये देखा गया है कि हमारे देश में पूर्व में इस प्रणाली के लागू होने से पहले एक बहुत रिगरस, एक बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। और ये भी वास्तविकता है कि जब भी कोई आदमी अपनी संपत्ति का आदान प्रदान करता है तो उसको कम से कम 8-9 कार्यालयों में 10 से 12 बार चक्कर लगाने पड़ते थे, और इससे न केवल उसको शारीरिक रूप से कठिनाई होती थी, बल्कि इसमें काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार और पैसे का लेन देन की भी शिकायतें आम लोग करते थे। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जोर दिया कि हमारी जो राजस्व व्यवस्था है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको किस तरह पारदर्शी बनाया जाए और उसमें किस तरह की अकाउंटेबिलिटी लाई जाए कि अधिकारियों को जवाबदेह हो जो भी वो निर्णय लें। इसी चीज़ को और आम सिटीजन को केंद्र बिंदु मान करके इसकी परिकल्पना की गई। जो वर्ड शब्द यूज़ किए हैं जेनरिक रजिस्ट्रेशन, और आप अभी हम जब बात कर रहे थे तो रजिस्ट्रेशन की दुनिया में भारत ने अच्छा खासा एक कदम आगे बढ़ाया है, उसके बारे में हमें बताएं कि ये पूरा है क्या? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन प्रणाली में पूर्व में भी हमारे यहाँ कंप्यूटराइजेशन किया गया था। हमारे भारत देश में 2008-9 से ये हमारी एक कार्यक्रम है जिसके तहत सभी निबंधन कार्यालयों को रजिस्ट्री किया गया था, कंप्यूटराइज किया गया था। परंतु जो कंप्यूटराइज था वो केवल डेस्कटॉप पे टाइप करने तक ही सीमित था। उसमें हमारे जो स्वामित्व से संबंधित 6 कार्यालय हैं जो कि किसी भी ज़मीन या संपत्ति के स्वामित्व को प्रभावित करते हैं, उनको जोड़ा नहीं गया था। उसमें आम आदमी को ये बोला गया था कि जो भी दस्तावेज चाहिए, अनापत्ति चाहिए, उसको फिजिकल रूप से लेके आने पड़ते थे। तो उसी चीज़ को ये ध्यान किया गया। एक बार ये कैसे इस व्यवस्था की उत्पत्ति हुई वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा आम लोगों को, क्योंकि किस तरह आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रख करके और एक नई चीज़ पैदा कर सकते हो, जिससे कि हमारे देश में एक वो गेम चेंजर, एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इसलिए मैं वो उल्लेख करना जरूर चाहूँगा। बिल्कुल। जब मैंने यहाँ भारत सरकार में योगदान दिया तो एक बहुत बड़ा विषय हमारे देश और संसद के सामने था, लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन वाला बिल, जिस पे कि काफ़ी संस्थाओं ने और किसानों ने आंदोलन कर रखा था। तो उसी में एक क्लॉज है कि जो सेक्शन 96 है जी, जिसमें ये कहा गया है कि मुआवजा की राशि जो भी किसान को मिलेगी उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जबकि इनकम टैक्स एक्ट में ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अच्छा। वो कहता है कि 2 लाख या एक पर्टिकुलर अमाउंट के बियॉन्ड इनकम टैक्स लगेगा। इस चीज़ को हम लोगों ने राजस्व विभाग को लिखा कि भाई आप जो मुआवजा की राशि है वो हमारे एक्ट में ओवरराइडिंग इफेक्ट है, आप नहीं ले सकते। तो ये मामला पीएमओ तक रिपोर्ट हुआ। पीएमओ ने मुझसे पूछा कि क्या मीना जी आप एक साल में कितना राजस्व हमारे निबंधन कार्यालयों ने देश में कलेक्ट किया है, ये बता सकते हैं क्या?
तो मैंने अपने जो इसके जो विशेषज्ञ थे एनआईसी के एक्सपर्ट जिन्होंने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं उनको बुलाया और कई राज्यों के आईजीआर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन से बात की जी कि भाई ये मुझे डेटा चाहिए। तो आपको आश्चर्य होगा राखी जी कि कंप्यूटराइज होने के बाद भी मुझे करीब 7 दिन लगे वो डेटा डाउनलोड करने में। तो मैंने फिर हमारे एनआईसी के जो एक्सपर्ट्स थे इसके और हमारे जो विभिन्न राज्यों के आईजीआर थे उनसे मैंने चर्चा की क्या हम देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है जो परिकल्पना है एक राष्ट्र एक सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते क्या एक सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जिसमें सारे ही राज्यों की आवश्यकताएं समाहित हो जी और जो उस पर लागू हो उसको टिक करें और हम लोग चाहे राज्य या हम लोग जब चाहें जो डेटा उससे डाउनलोड कर सकें उसका डेटा एनालिटिक्स कर सकें बिल्कुल जो पॉलिसी डिसीजन में सहायक होगा। जी तो एनआईसी के लोगों ने कहा कि सर बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसमें हम लोगों ने 5-6 राज्यों की एक टीम बनाई और एनआईसी के बेस्ट जो एक्सपर्ट हमारे साइंटिस्ट थे इन हाउस बनाया। सबसे ब्यूटी है हमने बाहरी एजेंसी को उसमें यूज़ नहीं किया क्योंकि सेंसिटिव डेटा है और ये राजस्व से जुड़ा हुआ है। कोई भी राज्य जो है अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक दिन उसकी रजिस्ट्री बंद हो जाए। तो हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया, सारे राज्यों को एक क्वेश्चनेयर भेजा कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन प्रणाली, क्योंकि हर राज्य में रजिस्ट्रेशन प्रणाली अलग है इसलिए सॉफ्टवेयर भी अलग है सबका। तो हम लोगों ने उनकी सबकी आवश्यकताओं को पूछा कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन प्रणाली में क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या फॉर्मेट्स हैं, क्या क्या लैंग्वेज है। तो उन सबको मिलकर के एक जनरल सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम जेनरिक दिया गया, इसलिए इसका नाम नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन तो ये सिस्टम पूरी है। प्रक्रिया जो है जिस पे आपने इतना काम किया और पूरी टीम ने, आपको क्या लगता है कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है उसको भी इन प्लेस ले पाए? वो बिल्कुल बहुत बड़ा केंद्र महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये एक्ट केंद्र सरकार का है और इसको लागू राज्य करते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा विषय था कि आप यदि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाएंगे तो क्या ज़रूरी है कि राज्य इसको अपनाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो सारे ही राज्यों से 23 रीजनल मीटिंग्स की हम लोगों ने और उनको पूछा कि हम इस तरह का परिकल्पना कर रहे हैं, क्या आपको ये उपयोगी होगी? तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही, ये अच्छा चीज़ है, इससे बहुत सारा राजस्व बचेगा, राजस्व आएगा भी और सब राज्यों को और आम लोगों को बहुत सुविधाएं हों। तो 23 जगह जाकर के राज्यों में हम लोगों ने उनके साथ बैठक की जो इसके संबंधित अधिकारी थे और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एक चंडीगढ़ में की 2016 अगस्त में और एक हम लोगों ने बेंगलोर में की, जिसमें सभी राज्यों से ये क्वेश्चनर जो बनाया था वो क्वेश्चनर तैयार किया गया। स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, SRS बोलते हैं, स्टेट रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस, वो तैयार किया गया कि हर एक राज्य के क्या हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उसके बाद हम लोगों ने करीब 25 कंट्रीज़ के रजिस्ट्रेशन सिस्टम को स्टडी किया विदेशों को। फिर 2-3 कंट्रीज़ के जो रजिस्ट्री के हेड थे जैसे UK है, ऑस्ट्रेलिया है, उनको बुलाया और हम लोगों ने कुछ 5 जो प्रोग्रेसिव राज्य थे उनको भी बुलाया और उनका प्रेजेंटेशन लिया। हमारा इसमें एक मुख्य उद्देश्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है, जो और उनका देश के लिए परिकल्पना है देश के लिए, उसको हम लोग ग्लोबल बेंचमार्क पे ले जाएं। यदि हम लोग कोई चीज़ सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो वो ग्लोबल बेंचमार्क का हो। और ये बेंचमार्किंग में हम कहाँ पहुँचे? ये बेंचमार्किंग में हम लोग अब बता रहे हैं आपको कि आज की तारीख में हमारा जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है दैट हैज़ बीन ग्रेडेड एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और हम लोगों को आज से आपको बता के खुशी हो रही है मुझे कि 13 मई 2022 हमको लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सलेंस इन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। बहुत तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की और खुशी की बात है देश के लिए। और रैंकिंग में भी आ गए। रैंकिंग में भी हम लोग 130 से 54-55 पे आ गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और ये वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है, हमारी भी रैंकिंग नहीं है। और ये बहुत बड़ा खुशी की बात है हमको कि हम लोगों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया जो न केवल सरकार के लिए, ये डेफिनेटली सरकार के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसलिए कि सेम समय में एक अधिकारी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है 4 गुना 5 गुना जो है वो डिस्पोजल करता है जी। और ईज ऑफ लिविंग है सिटीजन के लिए कि जहां उसको पहले 8-9 बार 8-10 कार्यालयों में जाना पड़ता था, अब उसको केवल एक बार जाना है। इसलिए कि लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारे एक्ट में है कि एक बार उसको फिजिकल जाना है। उसको भी हम पार्लियामेंट के समक्ष विचाराधीन है, वो हो जाएगा तो उसको जाने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको सारी इन्फॉर्मेशन घर पे बैठे हुए आ जाती है, जिससे वो एम्पावर्ड हो जाता है। और कोई भी 8-9-10 जो प्रक्रिया है इसकी, उसमें जो डिसीजंस होते हैं अधिकारियों के, वो उसको SMS पर आते हैं
जिनको वो चैलेंज कर सकता है ऑनलाइन ही हायर अथॉरिटीज़ को। So what an important thing he is talking about right now, and must share and re-emphasize that this is about ease of living, ease of doing business, also federalism जो आपने करके दिखाया। तो जहाँ तक हम गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि करप्शन कम हो उसकी बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़े इसकी बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देता है। बिल्कुल, इसमें 5 चीज़ों को समावेश किया है सॉफ्टवेयर को जनरेशन करने में। एक तो है कि हमारा सॉफ्टवेयर सिटीजन को ध्यान में देख करके बनाया कि सिटीजन को क्या परेशानी है, वो उसको कैसे हम दूर करें। दूसरा है कि इंटरनेशनल बेंचमार्किंग का हो, और तीसरा इसमें है कि जो रजिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है जो हर आदमी के इज़ वेरी नियर टू हिज हार्ट। कोई भी प्रॉपर्टी आप पूरा ज़िंदगी भर की कमाई का सेविंग करके खरीदते हैं, और उसमें यदि धोखाधड़ी हो जाती है, उसमें उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो आदमी टूट जाता है। तो ये देख करके बनाया गया है कि जो भी वो डिसीजन लेगा उसके लिए वो अकाउंटेबल हो। आज की तारीख में आप ऑडिट ट्रेल के तहत ये मालूम कर सकते हो कि जो मेरी रजिस्ट्री में प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस में किस अधिकारी ने किस समय में क्या डिसीजन लिया है, आपको डार्क में नहीं रख सकता। दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी, हर एक सिटीजन को जो सेलर और बायर हैं या अदरवाइज और हैं जो प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको अधिकार है कि उनके जो एप्लीकेशन है उस पर क्या डिसीजन हो, वो हर स्टेज पे जानने का उसका अधिकार है। आप फ्लिमजी ग्राउंड पर उसका जो है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि यदि सेलर बायर में कोई चीज़ को एग्रीमेंट हुआ है कोई प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए, और उस पर यदि रजिस्ट्री ऑफिस में एक बार ऑब्जेक्शन लग जाता है तो कितना ही डिफ़िकल्ट और पेनफुल होता है, स्पेशली बायर के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रख करके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जहां हमारे पूरे देश में 3 करोड़ से ऊपर लैंड डिस्प्यूट्स पेंडिंग है कोर्टों में, उसमें 67-70% ये रिपोर्ट्स हैं, ये ऑथेंटिक डेटा है जो मैं दे रहा हूँ, 67-70% लैंड डिस्प्यूट्स हैं। और उस 67-70% में से 10 से 15% का रजिस्ट्रेशन के कारण है। और जिस जिस जगह पे लागू हुआ, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की रिपोर्ट है इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक कि वहाँ पर, जैसे पंजाब का मैं केस बताऊंगा, झारखंड का मैं बताऊंगा, महाराष्ट्र का मैं बताऊंगा, वहाँ पर एक भी लैंड डिस्प्यूट्स इसके इम्प्लीमेंट होने के लिए बाद में नहीं हुआ है। बहुत ही पाथ ब्रेकिंग है ये। और ये बहुत सारा, खासकर अगर आप बहुत सारे लोग जो गांव में भी रहते हैं और जो देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत आसान बना दिया गया इसको, क्योंकि कई बार जाना और हर जगह बात करना, उनकी बात सुनी नहीं जाती कई बार, ये सब इससे बिल्कुल आईटी का यूज किया है, ये बिल्कुल सही है, इसके बिना ट्रांसपेरेंसी आ भी नहीं सकती। पर उसको आईटी को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया है कि आपको केवल अपनी संपत्ति का नंबर, सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर या मकान नंबर और उसका नाम मालिक का, बस ये 2 डेटा देने हैं, उसके बाद सारी डेटा अपने आप आ जाता है। आपको कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बिंदु भी केंद्रित करके बनाया गया है कि किसी के घर में कम से कम व्हाट्सएप और नॉर्मल एप्लीकेशन ऑपरेट करने वाला कोई लड़का है तो वो इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है। और इसमें सबसे और अच्छी बात यह है कि जहां स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कैलकुलेशन करने के लिए हज़ारों मतलब 10 बार चक्कर लगाने पड़ते थे और बहुत सब्जेक्टिविटी रहती थी। इवन आपने सुना होगा कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कहते थे यदि इस तरह का आप कर दोगे ऑब्लाइज तो हम आपको इसका रजिस्ट्रेशन फीस इतना कर देंगे। अब इसमें पहले मैपिंग करना पड़ता है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है किसी भी इवन प्रॉपर्टी की। आपने जैसे ही प्रॉपर्टी नंबर या सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर भरा ज़मीन के मामले में या हाउस के मामले में, तो अपने आप आपका जो है उसमें कितना वैल्यूएशन होगा उस ज़मीन का और उसमें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस कितना होगा, ये सारी चीज़ पहले मैपिंग करनी जाती है। इसलिए कोई सब्जेक्टिविटी किसी भी अधिकारी को अवेलेबल नहीं है और ये बहुत ट्रांसपेरेंट। आपको फिर उसके बाद वो ऑप्शन पूछेगा कि आपको स्टाम्प ड्यूटी भी मतलब खरीदने के लिए कहीं ऑप्शन चक्कर नहीं लगाना है कि इसको आप किस तरह पे करना चाहते हैं। उसमें गेटवे हैं, यूपीआई भी है, भीम भी है, पेटीएम भी है, फिर आपका डेबिट है, इंटरनेट बैंकिंग है, जितने भी मेथड्स हैं हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन के सारे अवेलेबल हैं और फुल प्रूफ है। जैसे आप उसमें डिजिटली आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें वो इनबिल्ट हो जाता है आपका जो स्लिप जो रिसीप्ट होता है। और सबसे बड़ा इसका एक फीचर्स और है, जेनरिक इसलिए इसको नाम दिया गया है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। पहले के जो सॉफ्टवेयर हमारे वो रिजिड होते थे, रिजिड इन द सेंस कि एक बार आपने बना दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया तो जब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे फिर ऑडिट नहीं करवाएंगे तब तक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो मॉनिटरिंग है बराबर हो रही है, उसमें जो भी चीज़ सुझाव आने चाहिए वो सुझावों पे काम हो रहा है और उसके बाद कैसे लोग जो इसको यूज़ करेंगे उनके हित को ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा इतना फ्लेक्सिबल है ये कि इससे 50 से ज़्यादा चेंजेज अभी तक हो चुके हैं इसमें 2 साल में।
50 से ज़्यादा। इसलिए कि इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है कि जैसे जैसे स्टेटों से रिक्वायरमेंट्स आएगी, जैसे जैसे स्टेट से कहेंगे भाई हमको ये चीज़ और इसमें इनबिल्ट करनी है, लोगों के लिए सुविधाएं होंगी। इसमें इनबिल्ट फीडबैक सिस्टम है। जब कोई आदमी रजिस्ट्री करता है, अपनी प्रॉपर्टी का लेन देन करता है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है उसका, तो उसको पूछा जाता है कि भाई आप फीडबैक दीजिए कि इसको और कैसे सुधारा जा सकता है। तो 90% लोगों के तो पॉजिटिव फीडबैक आए हैं, लेकिन 10% लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे। उन सुझावों को हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है और इसको अब उस लेवल पे ले गए हैं कि इसका आप जब यदि एक MIS डेवलप किया है जो पब्लिक डोमेन के लिए देखने के लिए, आप एक एक मिनट का इसका स्टेटस देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। और इसमें उसके लिए नहीं, सीनियर अफसरों के लिए मॉनिटरिंग के लिए भी बहुत बड़ा टूल है। जैसे मैंने कल परसों एक पंजाब का सब रजिस्ट्रार ऑफिस देख रहा था मैं, कि उसमें जो अपॉइंटमेंट्स मांगे लोगों ने उससे कम रजिस्ट्री हुई है। अच्छा। तो मैंने वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार को पूछा कि भाई इसको चेक करिए, इसमें कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था या इसमें स्टाफ नहीं था, छुट्टी पे था उस दिन, क्योंकि लोगों को अपॉइंटमेंट दिए गए ऑटोमेटिकली। तो प्रिजम्पशन ये है कि जितने लोगों को अपॉइंटमेंट मिले वो 5 से 10 मिनट में रजिस्ट्री हो जानी चाहिए थी। वो आदमी गया भी है वहाँ, क्योंकि उसने कैंसिल नहीं किया अपॉइंटमेंट और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। जैसे मान लो 300 लोगों ने किसी सब रजिस्ट्रार के यहाँ अपॉइंटमेंट मांगा पर्टिकुलर डे में, तो उसमें से 280 का ही हुआ है। तो हम ये IGR को लेना है डेटा कि भाई 220 का क्या हुआ। उन्होंने रिशेड्यूल भी नहीं किया है और उन्होंने कैंसिल भी नहीं किया अपना अपॉइंटमेंट, उनका रजिस्ट्री भी नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई सिस्टम फॉल्टी था हुआ, या तो कनेक्टिविटी नहीं थी या स्टाफ उस दिन छुट्टी पे था जो करना था। तो ये फर्स्ट हैंड आप इस पर काम कर रहे हैं जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ, और मुझे लगता है IIPA के बिहाफ पे ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें जनता के हित में बहुत सारी ज़रूरी बातें आप यहाँ पर बता रहे हैं। खासकर ये भी क्योंकि गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं और आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव होने की बात करते हैं, जहाँ सिविल सर्वेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है कि सिटीजन्स के साथ इंटरफेस कैसे बेहतर बनाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। पहली बात तो ये कि कोई भी सिस्टम जो हम बनाते हैं ऑफिस के लिए या सरकार के लिए नहीं बनाते हैं, ये आम लोगों के लिए बनाते हैं। यदि उसमें इसका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में मैंने हाईलाइट हर जगह किया है कि इसमें सबसे बेस्ट जो फीचर है, जिसको कई ने मुझसे पूछा कि सर इसमें ये बताइए, मीना साहब ये बताइए कि एक बेस्ट फीचर बताइए जिसके कारण ये बहुत अच्छा आपको लगा। मैंने कहा कि इसमें सबसे बेस्ट फीचर ये है कि सिटीजन को एम्पावर किया है उसने जो भी डिसीजन अफसर ने लेना है उसको वो उसके मोबाइल पे SMS के थ्रू कम्युनिकेट होता है, पहला। दूसरा कि जब उसका पूरा कंप्लीट हो गया काम, तो उससे इनवेरिएबली इनबिल्ट है वो, जब तक वो फीडबैक नहीं देगा, जब तक उसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं होगा। तो उसको फीडबैक देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके फीडबैक के आधार पर एनालिसिस करके हमारी एक टीम है, SDU बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट पुणे में, वो लगातार डे एंड नाइट काम करती है। जैसे फीडबैक आया है, जिसने जो सजेशन दिया उस पर वो फिर स्टेट से बात करती है कि भाई आपके यहाँ 10 लोगों ने ये बोला है, सिस्टम में ये डिफेक्ट है अभी तुम्हारे, तो उसको करेक्टिव मेजर्स किए जाते हैं और कंटिन्यूस इसको अपडेट करते हैं। और हम लोग कंटिन्यूसली इसको एक अपवार्ड लेवल पे ले जा रहे हैं। जी, स्टैटिक नहीं है। जो यूजुअली होता है सॉफ्टवेयर एक बार डेवलप कर दिया गवर्नमेंट सिस्टम, उसको चेंज करने के लिए इतना इनर्शिया होता है कि लोग उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। इसमें ये इनबिल्ट फीचर है कि फीडबैक के आधार पर उसको चेंज होना ही है। तो जो पूरी ग्रीवांस रिड्रेसल की बात हो रही है, वहाँ पे इस पे लगातार बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आप कह रहे हैं काम हो रहा है। बिल्कुल। अभी तक हम लोगों को करीब 35 लाख लोगों के फीडबैक मिले हैं। कैन यू इमेजिन, विद इन 1.5 ईयर्स। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू की भी बात हो रही थी कि किस तरह से। दूसरा ये कि वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है और हमने 2 इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसमें एक एवोल्यूशन करवाया इसका इम्पैक्ट असेसमेंट कि भाई इसका क्या हुआ है, स्पेशली पंजाब एंड झारखंड में। पंजाब झारखंड का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ बिल्कुल मैनुअल मेथड था पहले। अच्छा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी रजिस्ट्रेशन की, और वो वहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले इसको एक पायलट बेसिस पर रोल आउट किया। तो इम्पैक्ट वहाँ ज़्यादा आपको नजर आएगा, प्रॉब्लम भी वहीं ज़्यादा नजर आएगी। अच्छा। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि साहब इसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस है। तो जो रेवेन्यू से जुड़े हुए ऑफिसेज हैं, स्पेशली नगर पालिकाएँ हमारी हैं, कॉरपोरेशन से, नगर निगम से, इनकम टैक्स डायरेक्टरेट है, उनसे इसको लिंकेजेज दे दिया गया है। और चूंकि सब्जेक्टिविटी नहीं है, तो ये सभी जगह इम्पैक्ट असेसमेंट ये रिपोर्ट हुआ है कि हर एक स्टेट में डायरेक्ट रूप से जो वृद्धि हुई है रेवेन्यू में 20 से 25% हुई है। ये डायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से। अपरोक्ष रूप से में अप्रत्यक्ष रूप से जो वृद्धि है वो आप ये कह सकते हो कि हर स्टेट्स में यदि आप डेटा लें तो इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को पहले जो चल रही थी उसको मेंटेन करने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपया हर स्टेट को एक्सपेंड करना पड़ता है। कईयों को 50 करोड़ तक भी है पंजाब जैसे राज्यों में, या जहाँ ज़्यादा तहसील हैं, ज़्यादा रजिस्ट्री ऑफिस हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, सस्टेनेबल बेसिस पे उसी राज्य के 3-4 रजिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को ट्रेंड करते हैं टेक्निकल, और वो लोग इसका पूरा मेंटेन करता है। कोई भी प्राइवेट एजेंसी को इसमें एंटर करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो आपका जो 1500 से 2000 करोड़ जो हमारे पूरे देश के सिस्टम को मेंटेन करता था वो खत्म हो गया। दूसरा है कि इनकम टैक्स डायरेक्टरेट जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स हैं उस पर रेवेन्यू कलेक्शन करता है, TDS 1%, वो जो है सब्जेक्टिविटी रहती थी, वो रेयरली कम रिपोर्ट होते थे। मुझे इनकम टैक्स डायरेक्टरेट ने ये रिपोर्ट किया है कि उनके अकेले एक राज्य में से 400 500 करोड़ जो है रेवेन्यू एडिशनल एक साल में कलेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, क्योंकि उनके डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया है। अब जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होगा, पहले मैनुअली रिपोर्ट करते थे सब रजिस्ट्रार ऑफिसर, अब जो है जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होगा अपने आप उनकी शाम को उनकी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो जाकर के जांच कर लेंगे फील्ड पे जाकर के कहाँ जहाँ सस्पिशियस होगा। तो इस वजह से एक रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उनको भी फ़ायदा हुआ, सिटीजन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि उनको जो है समय पर रजिस्ट्री हो जा रही है, जो एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर रजिस्ट्री हो जा रही है, और कम से कम सब्जेक्टिविटी है और ट्रांसपेरेंसी रखा। क्योंकि ये 2-3 बातें जो बार बार हम देखते रहते हैं, जो लीडरशिप कहती भी रहती है, वो ये कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात यहाँ दिख रही है, क्योंकि सारा कुछ डिजिटल है, ट्रांसपेरेंट है। दूसरा कि ओनरशिप की बात स्वामित्व के द्वारा हो जा रही है, और तीसरी बात ये कि हम गवर्नेंस को एक अगले लेवल तक कैसे ले जाएं, जो विजन है एक इंडिया का आगे आने वाले दिनों के लिए। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम लोगों को दूसरे कंट्रीज़ के जो लेवल्स हैं उनको स्टडी करना चाहिए। इवन हमारे कंट्री में ही अलग अलग स्टेट अलग लेवल पर हैं, कई स्टेटों ने बहुत अच्छा काम भी किया रजिस्ट्रेशन में। हम लोगों ने सबसे पहले उनका स्टडी किया और गैप एनालिसिस किया कि कहाँ पर उनकी कमी है, कहाँ उनके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में क्या कमी है, किस में क्या अच्छी है, और इसमें सारी अच्छाइयों को समावेश किया। और उसके बाद हम लोगों ने 2-3 फॉरेन कंट्रीज जिनके रजिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छे माने जाते हैं, जैसे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड है, उनके हम लोगों ने स्टडी की है। और इवन 2-3 के हेड ऑफ रजिस्ट्री को बुलाया है और उनसे हम लोगों ने स्टेटों को इंटरेक्शन करवाया, हम लोगों ने उनसे प्रेजेंटेशन लिया, हम लोगों ने इंटरेक्शन किया। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे सिस्टम को हम कैसे एक हायर लेवल पे ले जा सकते हैं, इवन बेटर देन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो अच्छे कंट्रीज हैं, और हम लोग उस लेवल पर पहुँचे। हाँ, यह है कि इसमें एक चैलेंजेज आया कि स्टेट्स का इनर्शिया था कि भाई तुम्हारा सिस्टम पता नहीं काम नहीं करेगा तो हमारा रेवेन्यू बैठ जाएगा। फिर जब डिमांड बढ़ने लगी, लोगों को सुविधाएं होने लगी, जब पेपर मीडिया कवरेज इसका होने लगा, आपका बहुत मीडिया का बहुत अच्छी भूमिका रही है। पंजाब झारखंड में आप देखेंगे इनिशियल जब स्टेज में जब इसको लागू किया गया तो एवरी डे देयर वाज ए न्यूज। अच्छा, न्यूज इस पर पॉजिटिव न्यूज, आई मीन इट इज़ अ पॉजिटिव। हाँ, वो बोलते थे पहले क्या होता था, कितना टाइम लगता था, अभी जो है 5 मिनट में रजिस्ट्री से बाहर आ जा रहा है मुस्कुराते हुए। और अब जो रजिस्ट्री के ऑफिसर लोग, जो रजिस्ट्री के स्टाफ थे, उनको भी बेचारों को जो एक डॉक्यूमेंट में घंटों लग जाते थे, अब उसी 1 घंटे में वो 10 डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं। तो ये जो है उस लेवल पे जा रहे हैं। अब हम लोग फिर स्टडी कर रहे हैं कि हमको जो अल्टीमेट जो एम है डिपार्टमेंट का और हमारे देश का, कि कंक्लूसिव टाइटलिंग, कि कोई भी आदमी का जो ओनरशिप है वो सुरक्षित रहे। आज जो है वो थोड़ा सा उसमें चेंजेज है कि आज कोई, मैं यदि ऑनर हूँ किसी प्रॉपर्टी का या आप ऑनर हैं, तो ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रूव करें कि हम ऑनर हैं। इसको प्रिजम्पटिव टाइटल बोलते हैं। प्रिजम्पशन ये है कि ऑनर शुड प्रूव हिज ओनरशिप। हम लोग चाहते हैं कि सारी सिस्टम को फुल प्रूव करके, जिसमें रजिस्ट्रेशन है, नाम चेंज का जो दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं म्यूटेशन, ऑनरशिप चेंज का, वो सिस्टम को फुल प्रूफ ऑनलाइन और आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग कंक्लूसिव टाइटलिंग पे ले जाएं, जहाँ गवर्नमेंट गारंटी दे कि नहीं आपकी ज़मीन है तो ये आपकी है, कोई दूसरे की नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप दूसरे की नहीं हो सकती, दे रहे हैं जिसका अधिकार है कि ये। तो ये जब ये सारे सिस्टम राखी जी जब प्रूफ हो, फुल प्रूफ हो जाएंगे, जब जैसे ये इसमें पहले आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन में आदमी रजिस्ट्री कराता था, उसके ऊपर कार्बन रखता था, दूसरे का नाम लिख लेता था और तहसील ऑफिस में जाकर के वो दूसरे का नाम चेंज हो जाता था। तो अब वो बेचारा सिविल कोर्ट में 20 साल 25 साल लड़ता रहे। लेकिन अब चूंकि वो कॉपी रजिस्ट्री के बाद में ऑटोमेटिकली तहसील को जा रही है, ही कैन नॉट मैनिपुलेट, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, आप कह रहे हैं कोई मैनिपुलेशन नहीं है, और जो जिसका हक है, जो जिसकी जमीन है उसको मिलना वो है, उसको मिलना है। और ये सबसे जरूरी बात यहाँ आ रही है। और यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यही है कि जहाँ तक सिस्टम है वो एक फ्लो में चल रहा है, उसकी एक मैकेनिज्म बनी हुई है और एक चेन मैनेजमेंट बना हुआ है जो इसको देख रहा है अच्छी तरह। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सारा फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेज है, सारे ऑफिसेज को कनेक्ट कर दिया है, सिटीजन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने जिस दिन से डॉक्यूमेंट सबमिट किया उस दिन से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। हर एक ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी है कि उसको 10 से 15 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट करना है। जब रजिस्ट्री
एग्जीक्यूट हो गया, जब उसका ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गया रजिस्ट्री ऑफिस में, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा डॉक्यूमेंट तहसील में चला जाएगा ऑनलाइन, और उस दिन से उसका नाम चेंज का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और उसको जवाब देना पड़ेगा जो स्टिपुलेटेड पीरियड है 15 दिन का, 20 दिन का, हर एक अलग अलग स्टेट में है। उस पीरियड में यदि उसका नाम चेंज, ऑनरशिप टाइटल चेंज का यदि प्रॉपर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं हुआ इफेक्ट, तो उसको जवाब देना है हायर अथॉरिटी को कि वो अपने आप अलर्ट उसको आएगा। पहले तो वो जब अप्लाई करता था, जब सिटीजन, तो कह देता था मुझे तो मिला ही नहीं, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब चूंकि ऑनलाइन जा रहा है, उसके डेस्कटॉप पे अलर्ट आ रहा है, पॉपअप आ रहा है, वो पूरा डिस्प्ले हो रहा है कि इतने 10 डॉक्यूमेंट आज रजिस्टर्ड हुए हैं आपके तहसील के, ये 10 डॉक्यूमेंट आपके म्यूटेशन के लिए आए हुए हैं, तो उसको उस दिन से काम स्टार्ट हो जाता है। 15 दिन का या 18 दिन का अलग अलग स्टेट में टाइम है उसका, चूंकि आम लोगों के आपत्ति के लिए भी रखा जाता है, कोई फ्रॉड नहीं कर लिया हो, तो उस पीरियड के बाद उसको नाम चेंज करना है, देयर इज नो पॉइंट। सर मुझे याद आ रहा है कि कई बार इतनी परेशानी लोगों को होती थी कि बहुत सारी फिल्में बन गई इस पर कि भाई हमें ये परेशानी हो रही है। मुझे लगता है ये जो इतना पाथ ब्रेकिंग सिस्टम है जो हम इस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में काफ़ी इसके आयाम जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होंगे। मुझे भी ऐसा आशा है कि 1-2 साल बाद जब पूरे देश में ये रोल आउट होने की स्थिति में हो जाएगा, तो मेरी समझ में दूसरी तरह की फिल्में बनेंगी पॉजिटिव की तरफ की, तो कितनी आसानी से प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो जाता है हमारे देश। जी। और आप क्या कहेंगे कि किस तरह का और आप काम करना चाहते हैं, क्या सुधार और आए और क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा हो? मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 एरियाज़ में हम लोग लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं कि जितने भी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस हैं वो एजी हों, सुरक्षित हों, और आदमी के साथ धोखाधड़ी नहीं हो। धोखाधड़ी मीन्स इम्पर्सोनेशन हो चाहे फ्रॉडुलेंट हो, इस तरह का नहीं हो, क्योंकि हर एक आदमी स्केयर्ड रहता है प्रॉपर्टी के मामले में स्पेशली, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी की नेचुरल रिसोर्सेज नॉन स्ट्रेचेबल है, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी, चाहे वो कितना ही अच्छा स्टेटस वाला है, वो पैसा लगाता है, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, और फ्रॉडुलेंट और इम्पर्सोनेशन जैसी जो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हैं उन पर पूरा कंप्लीट रोक लगा लैंड। और आपने ये भी बताया है, जो दर्शकों को बता भी दें हम, कि वो कंप्लेन भी बराबर कर सकते हैं, तो उसका भी पूरा ध्यान। बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं, और कंप्लेंट के लिए हम लोगों ने प्रोविज़न इसी इनबिल्ट किया है कि उस जो ऑफिसर्स डिसीजन ले रहा है उसके पास नहीं जाएगी, उसके एक लेवल हायर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को जाएगी, सो दैट कि ही विल बी अकाउंटेबल एंड ही हैज़ टू गिव हिज रिप्लाई कि भाई क्यों नहीं हुआ, आपने ये ऑब्जेक्शन लगाया जबकि रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये एडमिसिबल नहीं है। तो ये चीज़ इस तरह का बनाया है बैलेंस करके कि वो आदमी किसी भी, कोई भी अफसर या कोई बाहर का आदमी या मिडिल मैन इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता सिस्टम में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और एक बार सचमुच बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जितना आपने यहाँ पर बताया दर्शकों को, जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और इस वजह से मैं कहूँगी कि ये जो अवार्ड आपको मिला है, ये बहुत एक ज़रूरी अवार्ड जो आपको मिला है, आप बिल्कुल इसके हकदार भी हैं, और स्वामित्व के बारे में जो आपने पूरी सारी जानकारी दी है उससे बहुत सारा फ़ायदा होगा, और IAPA की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। And that was such an excellent interview, I'm sure, which you have been watching now. Talking to him has been really a great experience for me also, because he's talked at length about the registration system of land, especially how much significance it holds in India today. Thank you for watching this, and namaskar.